नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और कल मैंने 2 वीडियो बनाई थी नाइट में। एक में 3 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे, एक में 4 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। आप उनको देख लेना। और इस वीडियो में 3 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा, इसलिए ज़्यादा बकवास नहीं की जाएगी फालतू की इधर से उधर की, है ना। तो संबंधित है आपका क्वेश्चन, आप सीधा देखिए। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर का उल्लेख करते हुए महिला सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि पहले तो आप यूपी की ग्रामीण संरचना बताइए कि यूपी की ग्रामीण की क्षेत्रों की जो सामाजिक संरचना है वो क्या है, और उस सामाजिक संरचना का महिला सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, ये आपको। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो और इसे कंप्लीट कराएंगे अब हम। ठीक है ना। तो सामाजिक संरचना, ग्रामीण क्षेत्रों की क्या सामाजिक संरचना होती है और वहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होता है वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। सामाजिक संरचना किसी समाज में सामाजिक संबंधों के पैटर्न को संदर्भित करती है। सामाजिक संरचना क्या है? देखो, जब आप सोशल स्ट्रक्चर समझ जाते हो तो आप सुनते हो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा वाला शब्द भी तो सुनते हो। जब उसमें कहते हैं हम सोशल सिक्योरिटी तो उसमें कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। कहते हैं कि नहीं करते कि रोटी कपड़ा और मकान। और रोटी के लिए फिर देखते हैं कि सरकार ने क्या कर रही है, तो पीडीएस दे रही है आपको रोटी के लिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो वो थोड़ा साथा तुम्हें पहुँचा रही है। तो रोटी कपड़ा और मकान, मकान के लिए पीएम आवास योजना चल रही है, जनधन योजना चल रही है आर्थिक सुरक्षा के लिए। तो ये सामाजिक संरचना ही ऐसी है। सामाजिक संरचना का प्रभाव सामाजिक सुरक्षा पे भी पड़ता है। फिर उसका किस किस चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आप जब वैश्वीकरण करोगे तो आप उस पर महिलाओं पे प्रभाव देखोगे, फिर ग्रामीण क्षेत्रों पे प्रभाव देखोगे वैश्वीकरण का। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कीवर्ड समझ में आ जाए, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आपको इंटरलिंक करना आ जाए। तो चलिए पहले हम इंट्रोडक्शन में लिख लेते हैं। सामाजिक संरचना को हमने समझाने की कोशिश करी कि सामाजिक संरचना होती क्या है। वो किसी भी सोसाइटी में जो सामाजिक संबंधों का पैटर्न होता है उसको संदर्भित करती है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तर की सामाजिक कठोरता, सख्त पितृसत्तात्मक मानसिकता और लड़कियों एवं महिलाओं के प्रति नकारात्मक पूर्वाग्रह पाए जाते हैं। हालांकि ये आप ना भी लिखते, ये इतना इतना करके कि ये सख्त आपको लिखना होता कि सख्त छोड़ देते, है ना। उच्च स्तर की कठोरता, सख्त पितृसत्तात्मकता, तो सख्त लड़कियों और महिलाओं के प्रति नकारात्मक पूर्वाग्रह, क्योंकि नेगेटिव जा रहा है ना। पर चलो ठीक है, बता दिया इंट्रोडक्शन में हमने। अब उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सामाजिक संरचना देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सामाजिक संरचना क्या है आपकी। ठीक है, तो जाति संरचना ये तो मुख्य है, क्योंकि आप शहरों में गाँव में अंतर देखते हो कि नहीं देखते हो। गांव में एक छोटी सी खबर किसी कोने पे हो गई हो तो वो थोड़ी देर में हर घर में पहुंच जाएगी, हर बच्चे के। और शहरों में आपके पास वाले रूम में अगर कोई कौन रह रहा है उसको ये तक खबर नहीं रहती कि क्या चल रहा है। संरचना अलग है। गांव में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहाँ अलग अलग जातियों के अलग अलग बने होते हैं घर, है ना। अलग अलग मोहल्ले होते हैं, जिसे मोहल्ले बोलते हैं। शहरों में क्या तुम्हें जाति संरचना दिखती है? तो जाति संरचना गाँव में मेन पॉइंट है। यूपी में जाति व्यवस्था ग्रामीण समाज की एक नींव है। ठीक है ना। विभिन्न जातियों को शुद्धता एवं अशुद्धता के आधार पर पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। और वो पदानुक्रम हमने जाति संरचना वाला क्वेश्चन जब कराया था, जाति पदानुक्रम वाला, उसमें मैंने बनाया था ये वाला फिगर। तो आपको यहाँ ज़रूरत पड़ सकती थी तो आप बना सकते थे इसे। सवर्ण जातियाँ होती हैं, पिछड़ी जातियाँ होती हैं, अनुसूचित जातियाँ होती हैं, अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं, है ना। उनका भी नाम बता दिया। ब्राह्मण क्षत्रिय इसमें आएंगे, यादव कुर्मी, धोबी चमार पासी, ये है ना अनुसूचित जनजातियों में आएंगे। और ठीक है, तो ये जाति संरचना है। नेक्स्ट ग्रामीण सामाजिक संरचना का ही एक और पॉइंट आता है, वो है आर्थिक संरचना। ठीक है ना। इसमें आप देखो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां मुख्यतः क्या है, कृषि पर निर्भर रहती हैं। और कृषि के ही मजदूर बहुत मिल जाएंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी आपको यहीं देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि कृषि पर आधारित उद्योग थोड़े बहुत मिल जाएंगे, तो वो हस्तशिल्प और पशुपालन मिलेगा। ठीक है। और जजमानी व्यवस्था मिल जाएगी तुम्हें यूपी में ग्रामीण क्षेत्रों में। जजमानी व्यवस्था क्या होती है, ये देखा होगा कि एक ही समुदाय के लोग, जैसे अगर धोबी समुदाय है ना, ब्राह्मण समुदाय, बनिया समुदाय, यादव समुदाय,
तो उनके कुछ लोग होते हैं जो पारंपरिक व्यावसायिक दायित्वों की, ये क्या कह रहा है, ये पारंपरिक व्यावसायिक दायित्वों की प्रणाली होती है। तो कुछ लोग आएंगे, साल में आते हैं या कभी भी आते हैं, वो मांगते हैं तुमसे, और वो किसी और से नहीं लेंगे, अपने समुदाय से ही लेते हैं। शायद यही है ना जजमानी व्यवस्था, बताना फिर, ठीक है ना। तो पारंपरिक व्यावसायिक दायित्वों की प्रणाली, व्यवसाय एवं कार्य जाति के आधार पर, इनके जो व्यवसाय और कार्य होते हैं वो जाति के आधार पर होते हैं। उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे धोबी समुदाय द्वारा कपड़े धोने का कार्य होता है, ये जजमानी व्यवस्था है, जजमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए आप ग्रामीण संरचना है यूपी की। पंचायत व्यवस्था यूपी में मिलेगी। ग्रामीण समाज का संगठन पंचायत व्यवस्था के माध्यम से होता है, ठीक। और ग्रामीण संरचना का एक और पॉइंट, सांस्कृतिक संरचना भी मिल जाएगी। धार्मिक प्रथाएं मिलेंगी गांव में, त्यौहार मेले लगते हैं, पारंपरिक रीति रिवाज प्रचलित रहते हैं। परंपरा में तो खैर हमारा ग्रामीण समाज ज़्यादा ही जकड़ा रहता है ना, परंपरा के रूप में। और यहाँ अगर आप देखोगे कि शहर में आप कितने भी कास्ट को मानने वाले हों, है ना, कितने भी अंदर से कट्टर हों, हालांकि इस मामले में थोड़ी सी अगर देखोगे सोसाइटी को जितना समझने की कोशिश आप करोगे, तो एक लड़कियां लेना और लड़के लेना, इन दोनों का माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करना। कभी भी आप एक सामाजिक तौर पे सर्वे करके देख लेना इस चीज़ का। लड़कियां कास्ट को लेकर के थोड़ी सॉफ्ट रहती हैं, लड़के अपनी कास्ट को लेकर के थोड़े से दृढ़ और कट्टर होते हैं, है ना। और हम इस क्वेश्चन पे यही प्रभाव तो देखेंगे, महिला सशक्तिकरण में जो ग्रामीण संरचना हमारी बनी हुई है, सामाजिक संरचना ग्रामीण क्षेत्रों की, उसका क्या प्रभाव पड़ता है ना। और जबकि अब क्या है ना, हिपोक्रेटिक होते हैं हम लोग, है ना, मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं, किन्हीं चीज़ों को मानेंगे कहीं और जगह और दूसरी जगह नहीं मानेंगे। और जैसे अब दिल्ली वगैरह में रहते हो, या फिर दिल्ली वगैरह में ना भी रहते हो, बाहर जाते हो, मेट्रो सिटी वगैरह में रहते हो, वहाँ कुछ भी खा लो तुम, कहीं भी ढाबे पे बैठ के खा रहे हो, गोलगप्पे खड़े होकर खा रहे हो, स्ट्रीट फूड जो भी खा रहे हो, कभी किसी से पूछते हो कि वो किस कास्ट का है? नहीं पूछते ना। तो अब इस वैश्वीकरण ने और शहरीकरण ने इन चीज़ों को चेंज किया, और आगे आकर के जो क्वेश्चन हम कराएंगे, जब जीएस के पेपर कराएंगे इन सबको, तो बड़ा डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेंगे उसमें, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन पर ही फोकस रहते हैं हम। छठा, सामाजिक गतिशीलता। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक गतिशीलता लगभग नगण्य है। क्यों? क्योंकि कोई जिस कास्ट में पैदा होता है वो उस कास्ट को लेकर के ही मरता है। वो तो शहरों में भी होता है भाई, लेकिन हाँ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, वहाँ गाँव में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, सबको पता रहता है। शहरों में एक दूसरे का किसी को कोई लेना देना होता नहीं है खास, है ना। बिजनेस भी करता है तो बिजनेस में भी कुछ पता नहीं रहता। तो वही मैं ऊपर बात कह रहा था आपको, आप कभी किसी शॉप पे गए या आपने किसी ढाबे पे खाना खाया, कौन बना रहा है, कौन वेटर आपको परोस रहा है ला करके, है ना, कभी आपने खड़े होकर के स्ट्रीट फूड खाया, कौन किस कास्ट से, कभी पता चलता है? नहीं। तो यही है शहरीकरण का, अर्बनाइजेशन का और वैश्वीकरण का प्रभाव। फिलहाल हम देख रहे हैं ग्रामीण सामाजिक संरचना का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव। तो उपयुक्त ग्रामीण संरचना के तत्व महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करते हैं, उपयुक्त जो हमने ऊपर बताए, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक मान्यताएं और प्रथाएं गहराई से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर तो हम देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई चुनौतियाँ और अवसर मौजूद हैं, ठीक है ना। पहले चुनौतियाँ देखते हैं कि कौन कौन सी चुनौतियाँ मौजूद हैं और अवसर क्या है उसी सामाजिक व्यवस्था में जो ग्रामीण संरचना है। तो चुनौतियाँ देख लेते हैं, कलर चेंज कर लें। चुनौतियों में आप देखोगे भेदभाव, लड़कियों के साथ पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य में भेदभाव होता है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसा होता है क्या? अब तो नहीं होता। मॉडर्न समाज के जो मॉम डैड हैं वो तो लड़का लड़कियों को दोनों को समान पढ़ाते हैं। तो ये बात लड़कियों से पूछ लो, उनके भाइयों को बेहतर स्कूल में पढ़ाया गया होगा, हो सकता है उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाने भेज दिया गया हो। और ये भी हो सकता है कि लड़कियों को बाहर जा कर के पढ़ने के लिए मौका मिल गया हो, लड़कियों को अपने घर के आसपास ही पढ़ने का मौका मिला हो। तो ये क्या है, वो एक भेदभाव की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। और आगे, बोझ समझना, लड़कियों को बोझ समझना, उसका रीज़न पीछे सामाजिक भी है कई, क्योंकि दहेज प्रथा जो है हमारे समाज में, एक पेरेंट्स के लिए ये चिंता सताई रहती है कि लड़की बड़ी हो गई और जब उसकी शादी होगी तो दहेज कहाँ से लाएगा। तो इस वजह से जो भी पेरेंट्स होते हैं मैक्सिमम ये सोच के चलते हैं कि बस लड़की ना हो लड़के हो जाए, क्योंकि दहेज मिल जाएगा, लड़कियों में दहेज देना पड़ेगा। तो दहेज प्रथा के प्रचलन के कारण पराए घर की समझते हैं कि ये हमारे घर में तो रहेगी नहीं, जाके तो पराए घर में रहना है, इसलिए लड़कों पे ज़्यादा फोकस करके लड़कियों के साथ भेदभाव हो जाता है घर में। लेकिन फिलहाल चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट हमको तो चुनौतियाँ बतानी है ना, तो फिलहाल चुनौतियों पर फोकस कर रहे हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता, ये मानसिकता तो आपको हर जगह दिख जाएगी, है ना। तो ग्रामीण समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता और ज़्यादा है। पुरुषों और महिलाओं के बीच कार्यों का विभाजन है। जैसे आप उदाहरण ले लें इसका, पुरुष पैसा कमाने का कार्य करेंगे, और आज जो पलायन हो रहा है गाँव से शहरों की तरफ, किसका ज़्यादा हो रहा है?
बताओ, मेल ही तो आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए। अगर कृषि का महिलाकरण हो रहा है तो कृषि में महिला ज़्यादा तरीके से इन्वॉल्व हो रही हैं। अब क्यों? क्योंकि उनके जो पति लोग होते हैं वो आ जाएंगे इसके पैसा कमाने के लिए शहरों में, क्योंकि कृषि उतने फ़ायदे की चीज़ उन्हें दिखती नहीं है, तो वो यहाँ बाहर रह करके पैसा कमाएंगे और महिलाएं उधर खेती बाड़ी अपनी पशुपालन संभाल लेती हैं, है ना। और महिलाओं के लिए घर संभालना और बच्चों की देखभाल करना, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक संरचना में पितृसत्तात्मक मानसिकता का एक प्रभाव है। नंबर 4, आर्थिक निर्भरता। देखो, नंबर 4 आर्थिक निर्भरता का मतलब है कि महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं है। शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता। अब आप बताइए, अगर आप आर्थिक रूप से निर्भर नहीं हो, ज़िंदगी भर आप किसी और के ऊपर डिपेंड रहोगे, तो आपकी जो डिसीजन होती है, डिसीजन मेकिंग जिसे कहते हैं, वो प्रभावी होगी? कभी नहीं होगी। जिसके हाथ में आर्थिक पावर होता है उसी के डिसीजन ही मजबूत होते हैं। लड़कियों के शोषण की वजह, महिलाओं के शोषण की वजह, सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आर्थिक निर्भरता होना किसी और पे। पहले पिताजी पे रहेंगी, फिर उसके बाद पति पे रहेंगी, तो फ़र्क पड़ता है ना उस चीज़ का। तो शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता, ये सब महिलाओं पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवसर क्या मौजूद हैं? चुनौतियाँ तो हमने देख ली कि उस ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कौन से अवसर हैं जो तुम्हें शहरों में ना मिलेंगे। तो वो ग्रामीण क्षेत्र की जो सामाजिक संरचना है उसमें महिलाओं के लिए क्या कोई अवसर भी है छुपे हुए? बिल्कुल छुपे हुए हैं। जैसे ऊपर बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे कि माइग्रेशन हो रहा है, पुरुष आ रहे हैं शहरों में कमाने के लिए, तो खेतीबाड़ी और पशुपालन कौन संभालेगा पूरी तरह से? तो महिलाएं संभालेंगी। कृषि में महिलाओं की भागीदारी अधिक हो रही है, ठीक है ना। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करती हैं, ठीक है ना, क्योंकि 33% महिला आरक्षण है और ये लगभग 47% तक पहुंच गया है ये रिप्रेजेंटेशन इनका ग्राम पंचायतों में, ठीक है ना। चलिए, ये अवसर है और हमने प्रभाव दिखा दिया, ठीक है ना। ग्रामीण सामाजिक संरचना को बता करके हमने महिलाओं पे इम्पैक्ट भी दिखा दिया, नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों दिखाए हैं। उसके बाद आप निष्कर्ष डाल दोगे, ठीक है ना। उसके आप निष्कर्ष डाल दोगे कि निष्कर्षतः ग्रामीण सामाजिक संरचना महिलाओं के सशक्तिकरण पर कई प्रभाव डालते हैं। जातिगत व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक मान्यताएं, पंचायत प्रणाली, इन सभी का महिला सशक्तिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये एक निष्कर्ष हो गया। आगे यहाँ क्वेश्चन समाप्त हो चुका है लगभग आपका। मैंने एक और निष्कर्ष लिखा था कि आप इसे ना तो इसे लिख सकते हो, है ना, कि ग्रामीण सामाजिक संरचना महिला सशक्तिकरण पर गहरा प्रभाव डालती है। उपयुक्त चुनौतियों के बावजूद, जो उपयुक्त चुनौतियां हमने बताई, उसके बावजूद सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के चलते महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है और वे अधिक सशक्त व स्वतंत्र बन रही हैं, ठीक है ना। तो आप बताना कि आपको कौन सा निष्कर्ष ज़्यादा बेहतर लगा दोनों में से, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका था। निष्कर्ष मैंने 2 बता दिए और ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है कि जब क्वेश्चन पूछ ले ऐसा कि महिला सशक्तिकरण के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, तो उस क्वेश्चन में आप इसको लिख सकें, तो है ना। तो यूपी में महिला सशक्तिकरण के लिए जो किए गए प्रयास थे वो योजनाएं हमने बताई हैं। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल विकास सम्मान कोष, महिला समर्थ योजना, मिशन शक्ति अभियान, यूपी भाग्य लक्ष्मी, ठीक है ना, सीएम बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला योजना, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, निर्भया एक पहल, महिला शक्ति केंद्र, सीएम महिला उद्यमिता योजना, ठीक है ना। तो ये है, इस तरीके से एक प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। गांव जब याद आता है तो गांव में तुम ऐसे वैसे लिखते होगे गांव से संबंधित, और ना भी तो उसमें हम ऐड कर देते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अदम गोंडवी जी का शेर है, ये कविता थी उनकी, वहीं से उठाया है कविता को। उसमें आगे जब कहते हैं कि तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। गांव की बात ही अलग है। शहर में जो लोग रह रहे होंगे, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे वैसे, चाहे काम करने के लिए, हम इस चकाचौंध में रह जाते हैं। लेकिन लाइफ स्टाइल आज की शहरों की देखो, एआई एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ तक जा चुका है, पॉल्यूशन, साउंड। तो गांव भी स्मार्ट विलेज, तभी तो कहते हैं स्मार्ट विलेज लगातार बनाए जाएँ। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश की जनजातियों के समक्ष प्रमुख मुद्दे, ठीक है ना, क्या है, इन्हें दूर करने के सरकार के प्रयास भी बताने हैं, फिर आगे की राह बतानी है हमको, साथ में अन्य उपाय। तो अन्य उपाय मतलब आगे की राह और क्या हो सकते हैं ये बता रहे हैं आपको। जो है जनजातियों के समक्ष मुद्दे मतलब उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं वो बताना है। दूर करने के सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, तो सरकार की योजनाओं को आपको बताना है। उसके बाद
आगे की राह में अन्य उपाय सुझा दीजिए, ठीक है ना, हो जाएगा फिर कंप्लीट। उत्तर प्रदेश की जनजातीय आबादी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 0.6% है। प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या का संकेंद्रण मुख्यतः प्रदेश के कहाँ मिलेगा? पहाड़ी, तराई एवं विंध्य क्षेत्रों में। इस तरीके से आपने इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। नेक्स्ट में आपने जो है मैप तैयार कर दिया। मैप में आपने दिखा दिया कौन सी जनजाति कहाँ रहती है। शहर या बुंदेलखंड एरिया में, मुख्यतः ये ललितपुर में है। ये वाली जनजाति मुख्यतः कहाँ मिलेगी तुम्हें? ललितपुर, ठीक है। और जैसे बरेली और पीलीभीत में बुक्सा जनजाति का संकेंद्रण है। तराई क्षेत्र में इसमें ये लखीमपुर खीरी, पीलीभीत इधर साइड में तो आपको मिल जाएगी थारू जनजाति, ठीक है ना। इधर आप देखोगे चित्रकूट में, मिर्ज़ापुर में आपको कोल जनजाति मिल जाएगी। सोनभद्र में आपको खरवाड़ जनजाति है, गोंड जनजाति है, चेरो जनजाति है। ये हमने कुछ जनजातियों के नाम लिख करके मैप में दर्शा दिया। और ये एक बेहतर प्रस्तुतिकरण है इस टाइप का कि आपको जहाँ भी गुंजाइश लगे मैप दर्शा दो। आधा पॉइंट तो बढ़े, आधा पॉइंट नहीं, 0.5 नंबर आप हर क्वेश्चन में बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण को सही करके। वही काम तो करना है हमें, फिर वरना तो बहुत सारे आपको मॉडल आंसर पेपर मिल जाएंगे। गणना चक्र का भी है, पीडब्ल्यू का भी है, दृष्टि का भी है, और भी बहुत सारे मार्केट में। हमको वैल्यू एडिशन करना है, हमको वैल्यू एडिशन करना है। जनजातियों के समक्ष प्रमुख मुद्दे कौन कौन से आज देख लेते हैं। भूमि अधिकार और विस्थापन का मुद्दा है उनके सामने, अब है ही है, क्योंकि जब भी आप डेवलपमेंट करते हो ना, हम कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों आया था? इसलिए तो आया था कि डेवलपमेंट ज़रूरी है, या फिर स्थानीय मुद्दे, जैसे अब पेड़ वगैरह, जंगल वगैरह काटोगे, कहीं हाईवे वगैरह निकाल रहे हो, रोड वगैरह निकाल रहे हो कहीं से, तो जंगल वगैरह काटे जाएंगे। अगर वहाँ जनजातियाँ वगैरह रहती होंगी तो उनको तुम विस्थापित कर दोगे, है ना, जंगलों से निकाल दोगे उनको। तो मुद्दे तो हैं, भूमि अधिकार और विस्थापन का मुद्दा है। सामाजिक आर्थिक हाशिए पर, तकनीकी पिछड़ापन है इनका। अब शिक्षा तक पहुँचनी होगी नॉर्मली सामान्य, तो तकनीकी से पिछड़ापन है, ये जनजातियों के समक्ष ये प्रमुख मुद्दे हैं। शिक्षा तक इनकी सीमित पहुंच है क्योंकि कम साक्षरता दर है। आप देख लो अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर सबसे कम है, एवं अनुसूचित जनजातियों में एससी वालों से भी कम है। शैक्षिक संस्थानों की कमी है। फिर रेड कॉरिडोर टाइप का आप नाम सुनते होंगे, और नक्सलवाद वाली कंडीशन से चीज़ें पहुंच जाती हैं, है ना। झारखंड छत्तीसगढ़ से जो हमारा एरिया जुड़ा हुआ है, सोनभद्र मिर्ज़ापुर वाला, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। गरीबी एवं शोषण की समस्या है, ये मुद्दे हैं। भेदभाव एवं सामाजिक बहिष्कार की समस्या, मुद्दे ही तो बता रहे हैं हम जनजातियों के समक्ष। इनके साथ भेदभाव किया जाता है, सामाजिक बहिष्कार एक प्रकार से रहता है। अगर हम जैसे देखें कि अगर आपको ऐसे फील ना हो रहा हो कि यूपी की जनजातियों में ऐसा कुछ होता होगा, तो आप अंडमान निकोबार की जनजातियों के नाम सोच के देखो एक बार दिमाग में कि क्या क्या रहता होगा। आर्थिक सुरक्षा, है ना, कई पर भूमि अधिकार नहीं है। कई पर मतलब कई जनजातियों के पास भूमि का अधिकार नहीं है, या कई क्षेत्रों में नहीं है। आजीविका के साधनों की कमी है इनके पास। अब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अगर शिक्षा का जब स्तर कम हो जाता है तो आजीविका के साधन भी कम हो जाते हैं। उल्टा बोल रहा हूँ क्या? क्योंकि शिक्षित व्यक्ति तो कुछ और करना नहीं चाहता, फिर जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा ले जाता है वो तो काम करने के लिए कहीं भी राजी हो जाता है। चलिए अन्य मुद्दे देख लेते हैं। अन्य मुद्दों में आप देखोगे कि सरकारी योजनाओं का अपर्याप्त क्रियान्वयन नहीं हो रहा। ये भी एक मुद्दा ही है कि जनजातियों से संबंधित जो भी योजनाएं बनती हैं उनके सशक्तिकरण के लिए क्या उनका प्रभावी रूप से कार्यान्वयन हो रहा है ग्राउंड लेवल पर? आवास एवं आधारभूत अवसंरचना की भी कमी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कि हमने मुद्दे बता दिए जनजातीय अनुसूचित जनजातियों से संबंधित। उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के क्या प्रयास रहे हैं, है ना, देखते हैं। स्टैंड अप योजना चलाई गवर्नमेंट ने। वन बंधु कल्याण, अच्छा आप करोगे इस पर पॉइंट क्यों नहीं डाला, एक यहाँ से शुरू क्यों किया? क्योंकि ये बाद में लिखी थी मैंने एंड में। वन बंधु कल्याण योजना, वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन करा जाए, करा भी गया है काफ़ी जगह। शिक्षा की पहले सरकार लेके आई है, जैसे एकलव्य योजना है, वो आवास विद्यालयों की स्थापना की जाती है, उसमें जनजातीय इलाकों में छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, कौशल विकास और आजीविका कार्यक्रम चलाया गया, जनजातीय उपयोजना चलाई गई। ये सरकार की पहले हैं जनजातियों से संबंधित, ठीक है ना। और अन्य उपाय में मैंने वही कहा कि आगे की राह में आप बता सकते हो। फिर अन्य उपाय में क्या क्या कर सकते हो आप? कृषि का विकास एवं आधुनिकीकरण किया जाए।
अगर उनके पास आजीविका के साधन कम हैं, सीमित साधन है, तो उन साधनों को बढ़ाया जाए और कृषि का विकास किया जाए और उसको भी मॉडर्नाइजेशन किया जाए। क्या? मॉडर्नाइजेशन। ठीक है। इन क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे शिक्षा का स्तर बढ़े। जनजातीय पुनर्वास हेतु बेहतर नीतियाँ अपनाई जाएं। अगर उनको जंगल से निकाला भी जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर, तो बेहतर नीतियाँ अपनाई जाएं कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, पुनर्वास उनका अच्छा हो सके। रोजगार के विविध अवसर उपलब्ध कराए जाएं। जनजातीय संस्कृति का संरक्षण प्रदान किया जाए जिससे कि वो नक्सल की तरफ ना मुड़ें। कोई भी हथियार उठाता है, वो कार्ल मार्क्स, ये जितने भी माओवादी लोग होते हैं, है ना, मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी वाले लोग, कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है, इस टाइप की डायलॉगबाजी होती है, तब रेड कॉरिडोर जैसी चीज़ों का फिर इजाद हो जाता है मैम। तो यही है आपके सामने। बॉडी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया और एंड में आप कंक्लूड कर दोगे इसको। क्या कह, इस प्रकार जनजातियां अपनी अनूठी विविध संस्कृति के लिए जानी जाती हैं। सरकार को उनकी विशिष्ट संस्कृति की सुरक्षा के साथ साथ उनके विकास के लिए बेहतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। बिल्कुल आशावादी हमने ये निष्कर्ष लिखा है और बेहतर लिखा है एकदम। ऊपर जो आपने देखा वो मुद्दे भी ठीक ठाक ड्रॉ किए गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अभी ऊपर हमने बताया था ग्रामीण उत्तर प्रदेश की आधुनिक सामाजिक संरचना, क्वेश्चन ये पूछ रहा है फिर से, ग्रामीण उत्तर प्रदेश की आधुनिक सामाजिक संरचना से संबंधित मुद्दे क्या हैं, ये पूछ रहा है। मुद्दे क्या हैं। ऊपर हमने जब करा था कि ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक संरचना बताई थी और उस सामाजिक संरचना में हमने पूछा था कि उस सामाजिक संरचना का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये क्वेश्चन है आपका आधुनिक सामाजिक संरचना जो ग्रामीण उत्तर प्रदेश की है, उसके क्या मुद्दे हैं, मतलब क्या चुनौतियां हैं उस संरचना के सामने। चलिए देख लेते हैं फिर। सामाजिक संरचना का तात्पर्य उस व्यवस्था से होता है जिसमें उस व्यवस्था व संरचना के विभिन्न तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अलग लिख दिया ना, इसका इंट्रोडक्शन अलग गया। ऊपर जो ग्रामीण सामाजिक संरचना था उसका मैंने अलग दिखा था। आपको ये बेहतर लगे तो वहाँ कनेक्ट करके लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तत्वों के व्यवस्थित संगठन को संरचना कहते हैं। और सही बात है, अगर आपका बॉडी पार्ट, मतलब आपका बॉडी बना हुआ है तो वो भी सेल से बना हुआ है, तो उसकी भी एक संरचना है ना, शरीर संरचना जो हम कहते हैं। तो वैसे ही हमारी ग्रामीण सामाजिक संरचना है। और सामाजिक संरचना के कुछ तत्व होंगे, है ना, कुछ तत्व एक दूसरे से वो जुड़े होंगे और वो जुड़े होंगे किसी एक तरीके से। शहरों की संरचना अलग होती है और ग्रामीण की अलग होती है। जैसे वहाँ समुदाय अधिक अलग होता है। शादी वगैरह देखी होगी गाँव की कैसी होती है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे की पस्साई बोलते हैं ना उसे, दावत में बैठ करके पत्तल पे बैठ के खाया जाता है जब। और शहरों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। गाना वगैरह गाया जाता था। अब तो खैर वहाँ पे भी काफ़ी कुछ बदल गया है, नहीं तो 12-12 दिन तो गाने गाए जाते थे, कितने लोग इकट्ठा हुआ करते थे। तो वो संरचना अलग है, शहर की संरचना अलग है। चलिए, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सामाजिक संरचना के विशिष्ट घटकों की पहचान किसमें होती है? परिवार, जाति, वर्ग के साथ ग्राम के रूप में की गई है, ठीक है ना। आपको जो भी पॉइंट यहाँ से अच्छे लगे उधर उठा के लिख सकते हो इनको, ठीक है ना। वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट था वो क्वेश्चन। ग्रामीण उत्तर प्रदेश की आधुनिक सामाजिक संरचना से संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, लैंगिक असमानता है। और लैंगिक असमानता से संबंधित हमने महिला सशक्तिकरण के संबंध में जो ऊपर क्वेश्चन किया, तो लैंगिक असमानता, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की शिक्षा, गतिशीलता एवं भागीदारी अभी भी लैंगिक असमानताओं के कारण बाधित है कि नहीं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचलन बहुत अधिक मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक मुद्दे हैं कुछ। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जाति के परिवार पारंपरिक संयुक्त परिवार हैं और जॉइंट फैमिली आपको मिलती थी गांव में, अब थोड़ा कम हो गया, अब एकल परिवार हो गए। अब तो शादी होती है बच्चों की अपनी बीवी को लेकर के शहर में। और आजकल लड़कियों की डिमांड ऐसी रहती है, गांव में रहना नहीं है हमको, गांव में भी नहीं रहना है और साथ भी नहीं रहना है, अकेला रहना है। तो एकल परिवार जो बड़ा है ना, तो संयुक्त परिवार तो कम हुए हैं। लेकिन तथाकथित निचली जाति के परिवार एकल हैं तथा मुख्य व्यवसाय कृषि श्रम है। ग्रामीण सामाजिक संरचना के बारे में हम बता रहे हैं ऐसा कुछ कि अभी भी अपर कास्ट में जॉइंट फैमिली रहता है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रहती है उनकी, लेकिन वो टूट रही है धीमे धीमे। जाति आधारित भेदभाव, ठीक है ना।
वहाँ गांव में जाति आधारित भेदभाव बहुत होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को बहुत पर्सनली लोग जानते हैं। जाति व्यवस्था बहुत मजबूत होती है गाँव में। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव पूर्वाग्रहों तथा सामाजिक आर्थिक असमानताओं को जन्म देते हैं। बिल्कुल, एक बच्चा जो गांव में शुरू से रहा हो और एक कास्ट को बिलोंग करता हो, तो वहाँ वो उसके अंदर जो स्टार्टिंग से अपनी जाति के प्रति जो पूर्वाग्रह, दूसरे जातियों के प्रति जो पूर्वाग्रह बनेंगे बड़े स्ट्रांगली बन जाएंगे, है ना, और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को जन्म देते हैं ये। फिर चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा, रोजगार और संसाधन तक पहुंच में अनेक क्षेत्रों में निचली जातियों के लोग सामान्य रूप से भेदभाव का अनुभव करते हैं। गांव का एक और फैक्टर बाल विवाह, ये भी एक मुद्दा है ग्रामीण सामाजिक संरचना में, कि वहाँ शादी जल्दी हो जाती है, क्योंकि अब लड़कियाँ जब पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं, इवन लड़कियाँ छोड़ो यार, लड़के भी नहीं अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो उसके घर में जल्दी शादी करा दी जाती है। अगर मैं अपना कहूँ घर में, तो मेरी फैमिली में मेरे से छोटे भाई, अगर मोहल्ले में कहूँ तो मोहल्ले में मेरे से छोटे भाई बहनों की शादी हो रखी है। अब तो थर्ड जनरेशन की शादी शुरू हो गई है। तो अगर आप नहीं पढ़ते लिखते हो, आपका कैरियर ही सिर्फ सीमित हो जाता है, फिर आप कमाना धमाना शुरू कर देते हो इधर से उधर, तो क्या ही करेंगे पेरेंट्स लोग, फिर शादी ही करेंगे। लेकिन इस मामले में लड़कियां ज़्यादा पिसती हैं, क्योंकि उनको पढ़ने के अवसर कम मिलते हैं। लेकिन आज की डेट में जो पेरेंट्स हैं जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं, तो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह देखने को मिलते हैं, और ये भी आप बाल विवाह भी आप ज़्यादातर देखना तो अपर कास्ट में कम मिलेंगे, लोअर कास्ट में ज़्यादा मिलते हैं ये। तथाकथित निचली जातियाँ बोलना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि वो पढ़ाने लिखाने में आप देखो उनका कितना साक्षरता दर है। अब साक्षरता दर उसमें भी फिर आप देखोगे लड़कियों का और कम है, तो कर देते हैं जल्दी शादी। कारण उसके वही है, पूर्वाग्रह है, रूढ़िवादी सोच है, शिक्षा उपलब्ध ना होना। दहेज प्रथा एक और समस्या है, ये भी तो एक मुद्दा ही है, और दहेज हत्या की समस्याओं को जन्म देती है ये दहेज प्रथा। दहेज ना मिलेगा तो जिंदगी भर कोसते रहेंगे उस लड़की को कि तेरे बाप ने क्या दिया, इस टाइप के डायलॉग मारे जाते हैं ना। और कोई लड़की, उसके पेरेंट्स अगर बहुत अमीर हैं, वो ऐसे लड़के को खोज के रख देंगे कि मुँह ही बंद कर देते हैं पैसे से। अब वो ज़िंदगी भर अपनी ससुराल में दमक रखेगी अपनी कि मेरे पिताजी ने इतना दिया है। चलो, कार्यबल की समस्या भी है। कार्यबल की समस्या वही प्रचंड बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर हैं, तो वो बाहर निकल जाते हैं कमाने के लिए शहरों की तरफ। रोजगार हेतु पलायन शहरों की तरफ। कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी। ठीक है। सहयोग का कमजोर होना, अब हो रहा है सहयोग का कमजोर होना। पहले गांव में सहयोग बहुत मजबूत हुआ करते थे। वर्तमान में, और हम वर्तमान ही पूछ रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन ही ये था, आधुनिक ग्रामीण संरचना ये टूट रही है ना। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सहयोग समाप्त हो रहे हैं, स्वार्थ की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है। सरकार के क्या प्रयास रहे हैं, पूछे नहीं थे पर बता दो फिर भी यार, कि आधुनिक ग्रामीण सामाजिक संरचना है, उसमें क्या सरकार उसको रोकने की काम करेगी। अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, इसका मतलब ये है कि ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो बाल विवाह वगैरह जैसी जो समस्या है वो कम होंगी, है ना, एजुकेशन मिलेगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इससे जिससे कि बाल विवाह को रोका जा सके, है ना। स्वामित्व योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, जिससे रोजगार मिल सके तो पलायन रुक सके। उज्ज्वला योजना आदि ये सरकार के प्रयास हैं। ठीक है। और आगे की राह आप बता दीजिए। अब आगे की राह क्या हो सकती है और क्या कर सकते हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ठीक है। पूरा पहल को सही से क्रियान्वित किया जाए। पूरा पहल ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना था। प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, जो सुविधाएं देख करके, जिस चकाचौंध को देख करके गांव से शहरों की तरफ पलायन होता है, क्यों ना वो सुख सुविधाएं गांव में उपलब्ध करा दी जाएं। पलायन को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। स्मार्ट विलेज बनाओ यार। इस प्रकार उपयुक्त उत्तर प्रदेश की ग्रामीण सामाजिक संरचना के मुद्दों को सुलझाकर सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। 30 मिनट हो गए इस वीडियो को भी, 3 क्वेश्चन कराए ना कंप्लीट। चलिए दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो, लाइक एंड शेयर करते रहो। मेरा मोटिवेशन आप बूस्ट करते रहो और मैं सारे पेपर कंप्लीट करा दूंगा ऐसे ही। ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, और आपका दिन शुभ रहे। मैं ये दिन के टाइम बना रहा हूँ आज वीडियो।